पे भी पूरे देश भर में देखिएगा कि अभी जिस तरह की सरकारी साजिश चल रही है, आदिवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश है। कोशिश में एक जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है, जो सरकारी साजिश कहा जा सकता है, जिसमें कुछ गैर आदिवासियों को एसटी का दर्जा देकर कहीं ना कहीं आदिवासी बनाने की साजिश। आदिवासी तो नहीं कहा जाएगा, चूंकि आदिवासी का मतलब होता है आदिवासी माँ और आदिवासी बाप के मिलन से पैदा हुआ व्यक्ति, जिनको ही संविधान में एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एसटी होने की एक और क्राइटेरिया ये भी है कि जो भी व्यक्ति जिनके बाप दादा की जमीन जिस राज्य में है, जिस क्षेत्र में है, उनको ही वर्तमान के समय में एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और उस राज्य में और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये मणिपुर में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं वहाँ की जो जल जंगल जमीन जो कि आदिवासियों के नाम पे है, इसको लूटने के लिए ये साजिशें हुई हैं, दो आदिवासियों के बीच में झगड़ा हुआ है। लेकिन इसी तर्ज पे अभी वर्तमान में मैं संवैधानिक बातें भी करूंगी, लेकिन इसी तर्ज पे अभी जम्मू कश्मीर में स्थिति खतरनाक रहती आई है, वर्तमान में भी है। वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं, स्थानीय आदिवासी गुज्जर बकरवाल जो हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं, जो भी सुनने में भी आया होगा आपको, जो उच्च श्रेणी के कुछ लोगों को संविधान संशोधन करके अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जो कथित तौर पे कहा जाए कि उच्च श्रेणी के लोग थे, तो उनको वहां पे एसटी का दर्जा दिया गया है बिल ला के, कानून बना के। इसका विरोध वहां पे वो वहां के जो स्थानीय आदिवासी है, जिनके लोगों को के बाप दादा की जमीन वहां पे है, जिसके बाप दादा के जमीन के नाम पे कहीं ना कहीं वहां पे आरक्षण उनको प्राप्त है, वो अपना आरक्षण बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जो वहां के गैर आदिवासी समुदाय जो थे, उच्च श्रेणी के आदिवासी, उच्च श्रेणी के जो लोग थे, उनको संविधान संशोधन करके एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। 2 साल से लगातार वहां पे विरोध हो रहा है। विरोध होने के बाद में जो जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय है, वहां पे भी जो स्थानीय आदिवासी कार्यकर्ता है, उन्होंने भी काफी रैली धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया है और लोकतंत्र की हत्या करते हुए कहीं ना कहीं उनको जेलों में डाला जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, मीडिया कर्मी को भी कहा जाए जेल में डाला जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति वहां पे पैदा है। पूरे देश भर में भी यही स्थिति पैदा है। क्यों? क्योंकि संविधान के तहत, या फिर कहा जाए कि इतिहास में मैं देखती हूँ, अगर आदिवासी जाग जाएगा तो जो 60% जमीन इनकी चली गई है, वो इनको वापस करना पड़ेगा। वर्तमान की सरकारों को, केंद्र की सरकारों को, राज्य की सरकारों को वापस करना पड़ेगा, जो कि गलत तरीके से हमारी जमीनों का हस्तांतरण हुआ है। संविधान में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अभी वर्तमान के समय में जो 2 समुदाय, आदिवासी समुदाय के बीच में आरक्षण को लेके जो जिस तरह का साजिश रची जा रही है, लड़ाई लगवाने की, फूट लगवाने की, कि एक आदिवासी समुदाय कहता है कि फलाना जो आदिवासी समुदाय है वो हमारा आरक्षण खा जा रहा है। ठीक है, ये लगभग हर एक राज्य में देखा जा रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासी 2 ही तरह के लोग हैं, जो कि एक आदिवासी माँ और आदिवासी बाप के मिलन से पैदा होते हैं। उनको ही संविधान में एसटी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन और एक और चीज क्या है कि वैसे लोग जो कि 1950 के पहले अंग्रेजों ने उनके रीति रिवाज परंपरा को देखते हुए उनको एसटी का दर्जा दिया था, वैसे ही लोगों को वर्तमान के समय में भी संविधान में एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और 1950 में शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर जो था 1950 में, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और 1950 में शेड्यूल्ड एरिया का डिक्लेरेशन जो हुआ, निर्धारण हुआ, उसके अनुसार आदिवासी क्षेत्र कौन होंगे, इसको भी 1950 में ही निर्धारित किया गया। तो एसटी कौन होंगे, अनुसूचित क्षेत्र कौन होंगे, कौन कौन से होंगे, ये 1950 में राष्ट्रपति महोदय को ये पावर दिया गया। संसद के पास में ये पावर नहीं है कि कौन आदिवासी होगा या कौन से क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होंगे, ये निर्धारण करने का केवल राष्ट्रपति महोदय को ये पावर प्राप्त है। और एक बात आपको साफ साफ समझना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र जो कि 1950 के पहले आदिवासी क्षेत्र घोषित थे, या वैसे लोग जो 1950 के पहले आदिवासी घोषित थे, वैसे ही लोगों को 1950 में के बाद में अगर क्षेत्र या जनजाति छूट गए हों, उनको ही एसटी में डाला जाना चाहिए। उच्च श्रेणी के लोगों को, या फिर जिनसे आपको लगता है कि हमारे वोट बैंक ज्यादा है, इनको एसटी में डाल देने से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं संविधान उल्लंघन है। और वर्तमान में जैसा कि संविधान का अनुच्छेद मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो वहां के स्थानीय जो ओरिजिनल आदिवासी हैं,
बकरवाल समुदाय है, गुज्जर समुदाय है, ये वहां पे शांतिपूर्वक रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमको ये इजाजत देता है। लेकिन लोकतंत्र का गला घोटते हुए वहां पे इंटरनेट बंद किया जा रहा है, वहां के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश भर में भी यही स्थिति पैदा की जा रही है। क्योंकि आदिवासी जाग जाएगा तो जो जो चला गया है उनके पास से, मतलब जितनी जमीनें आजादी के समय में 1950 के समय में 60% जमीन हमारे पास में थी, वर्तमान के समय में घट के वो 3% भी नहीं रह गई है, जिस तरह का डेटा हम लोगों को समझ में आता है। और भी साजिशें हैं कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में, जो आदिवासी क्षेत्र कहा जाए, आदिवासी क्षेत्र में नोटिफाइड ट्राइब होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि झारखंड में 32 ट्राइब नोटिफाइड हैं, 32 तरह के जनजाति वहां पे झारखंड में निवास करते हैं। उन 32 ट्राइब का ही, उन 32 आदिवासी जनजाति का ही अधिकार है वहां पे, जल जंगल जमीन पे उनका पूर्ण अधिकार है। चूंकि बाप दादाओं की जमीनें वहां पे थी और बाप दादाओं की जमीनों से ही आरक्षण प्राप्त है। हमको ये आरक्षण, हमको लगता है कि जो आपस में आदिवासी समुदाय में जो झगड़ा होता है, किसी अन्य समुदाय को एसटी में डाला जाता है, तो लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है, आपको क्लियर बता दूं कि ये आरक्षण भीख में दी हुई चीज नहीं है। आरक्षण का मतलब होता है कि जितनी जमीन बाप दादाओं की जमीन हमारे यहाँ पे, उतना ही आरक्षण हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बता दूं, आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए बता दूं कि एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा, अलमारी का। अगर अलमारी में 4 भाग है, ठीक है, लोहे की अलमारी है, 4 भाग है, 4 भाग में 4 भाई वहां पे कपड़े रख रहे हैं, कहा जाए 25% हर पर्सन को वहां पे आरक्षण प्राप्त है। 2 भाई चले जाते हैं शहर, 2 भाई बचते हैं, 2 भाई वहां पे कपड़े रखते हैं, 50-50% वहां पे आरक्षण प्राप्त है। ठीक ऐसे ही एक भाई की शादी हो जाती है, वो चला जाता है, एक भाई अकेला बचता है, तो अलमारी में पूरा का पूरा अलमारी उसका है, 100% रिजर्वेशन जो है, 100% आरक्षण अलमारी में उसको मिलता है, क्योंकि वो वहां पे अकेला भाई है। ठीक उसी तरह किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, या फिर कहा जाए कि जितनी जमीन मेरे पिताजी की होगी, उतने क्षेत्र में ही मेरे पिताजी का, मतलब कहा जाए कि आरक्षण प्राप्त होगा। किसी पड़ोसी को वो जमीन नहीं दी जा सकेगी, और पिताजी के ही बाल बच्चों को वो जमीन का बंटवारा होगा, पड़ोसी को नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो कहा जाए कि अगर झारखंड की बात करें, 10 राज्य 5वीं अनुसूची में है, 4 राज्य 6ठी अनुसूची में है, आदिवासी क्षेत्र जहां पे आदिवासी बहुल है, तो 100% रिजर्वेशन की बात मैं कहूं कि जितनी जमीनें हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट में कहता है, पीरमी रेड्डी जजमेंट में कह रहा है, 5वीं अनुसूची ये कह रहा है कि आदिवासी, या फिर कहा जाए कोई भी लैंड रेवेन्यू कोड है, भू राजस्व संहिता या टेनेंसी एक्ट, ये कह रहा है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर को नहीं दी जा सकती है। और 1950 के समय में कहा जाए कि 50 से लेके अभी तक में इस चीज का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया गया है। हमारे आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से गैरों को दी गई है। इस कारण से उन लोगों का कहीं ना कहीं हमारा आरक्षण भी है, क्योंकि वो वहां पे बसे, हमारे क्षेत्र में बसे जो लोग पहले से गैर आदिवासी रहते रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 1950 के बाद में आदिवासी की जमीन जिन भी कंपनी, जिन भी गैर आदिवासियों को गई है, वो इलीगल है और वो यहाँ पे बसे। इस कारण से कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाज परंपरा भी सीखे, हमारी जल जंगल जमीन गई, हमारा आरक्षण बटा, चूंकि वो भी यहाँ के निवासी हो गए, गलत तरीके से निवासी हो गए, स्थानीय निवासी हो गए, उनके पास में हमारी जमीनें चली गई, और जमीन जाने के साथ में इस क्षेत्र के निवासी होने के बाद में आरक्षण भी हमारा बट गया। जो अलमारी में 100% जो भाग था, कहीं ना कहीं इसको 4 भाग, 10 भाग, 15 भाग उनको करना पड़ा। यही है आरक्षण। जितनी जमीन बाप दादा की, उतना ही आरक्षण वहां पे उन लोगों का। तो झारखंड में 32 ट्राइब है। हर राज्य के अनुसार से आप देख लीजिए, जिस राज्य से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, हर किसी को आप देख लीजिए कि यही है आरक्षण का अधिकार, कि जितनी बाप दादा की जमीन आपकी वहां पे। यही कारण है कि एसटी की जमीन को हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से आदिवासी अपनी जमीन से विस्थापित हो, क्योंकि एक बार आदिवासी अपनी जमीन से विस्थापित हो जाता है, बाप दादाओं की जमीन चली जाती है, तो आरक्षण का परसेंटेज भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अपनी जमीन पे गैर आदिवासियों को बसाते हैं, गलत तरीके से कलेक्टर महोदय दे देते हैं, तो कलेक्टर महोदय जमीन तो दे देते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, हमारी जमीनें पे बाहरी लोग आके बसते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा आरक्षण का परसेंटेज कम हो जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ वर्तमान के समय में, ये जानकारी भी जरूरी थी कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय, जो कि ओरिजिनल वहां के एसटी, उनके बाप दादाओं की जमीन है। अब यहाँ पे ये बात आएगी कि गुज्जर बकरवाल समुदाय जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो तो मुसलमान है, तो वो आदिवासी कैसे? बहुत बड़ी गलतफहमी हमको ये है कि धर्म से ही आदिवासी है।
अगर वो एक कहा जाता है कि आदिवासी कोई धर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी एसटी सर्टिफिकेट छिन जाता है। रियलिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि आदिवासी जो है अगर अपने पुरखों की संस्कृति को छोड़ देता है, धर्म की बात नहीं कही है, पुरखों की संस्कृति को छोड़ देता है, रीति रिवाज को छोड़ देता है, तो उनका जो एसटी का सर्टिफिकेट रद्द होना चाहिए। इस तरह का भी आया है। बहुत सारे धर्मों के लोगों को ऐसा भी जजमेंट आया है कि चूंकि वो धर्म को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ये बात कि वो किसी धर्म को मान रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बाप दादाओं के रीति रिवाज परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, इस कारण से धर्म को मानते हुए भी उनको एसटी का दर्जा से नहीं हटाया जा सकता है। एक तरफ से कहीं कहीं पे जो कहा जाए जम्मू कश्मीर के बाहर पे जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, तो वहां पे आदिवासी मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो भी उनका एसटी का दर्जा छीन लिया जा रहा है कि नहीं, ये चूंकि मुस्लिम धर्म का बिल्कुल रीति रिवाज अलग होता है, इस कारण से उसको एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, ठीक है, वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं लेकिन उनको एसटी का दर्जा प्राप्त है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एसटी का दर्जा किसी धर्म से नहीं है, बल्कि रीति रिवाज, बाप दादाओं की रीति रिवाज परंपरा और बाप दादाओं की जमीनों से है। मतलब जो भी लोग 1950 के पहले अंग्रेजों ने जब भी सर्वे किया था, जो भी लोग 1950 के पहले जो संविधान बने थे, 1935 के अंग्रेज के संविधान, 1919 के अंग्रेज के संविधान, ठीक है, तो उन सारी चीजों में जितने भी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र घोषित थे, जितने भी लोग आदिवासी घोषित थे, सिर्फ उनको ही 1950 के बाद भी आदिवासी होने का अधिकार है, संविधान में एसटी होने का अधिकार है। यही है राष्ट्रपति महोदय का पावर। उससे ज्यादा बियॉन्ड वो पावर के अगेंस्ट वो कोई काम नहीं कर सकते। मतलब कि किसी क्षेत्र को वो बढ़ा तो सकते हैं, आदिवासी क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते। इस पे झारखंड हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी आया था आशिक अहमद का, जिसमें हाईकोर्ट ने कमेंट भी किया था कि once an area is declared as scheduled area, then even president himself cannot vary through the subsequent order। एक बार कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गई है 1950 में, फिर राष्ट्रपति महोदय को भी ये अधिकार नहीं है कि उस क्षेत्र को घटा सके, क्योंकि 1950 के समय में के पहले जो आदिवासी क्षेत्र थे उनको तो आदिवासी क्षेत्र घोषित करना ही है, लेकिन 1950 के पहले जो पांचवी क्षेत्र में थे, आपका एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया में थे, उनको भी आपको बढ़ाना है। जैसे कि आपके राजस्थान में यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों को बढ़ाया गया, वैसे ही जो जो क्षेत्र है, जैसे झारखंड में हजारीबाग जो था वो पांचवी सूची में था, उनको पांचवी सूची में 1950 के पहले पांचवी सूची में था, तो 1950 के बाद भी हजारीबाग जो झारखंड का है उसको पांचवी सूची में डाले जाने की मांग होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय बाध्यकारी है, चूंकि 1950 के पहले वो शेड्यूल एरिया था, तो उनको 1950 के बाद में भी हजारीबाग जो है वो पांचवी सूची में डाला जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र 1950 के संविधान के पहले शेड्यूल्ड एरिया में था, पांचवी सूची में था। 1950 के बाद में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है उसको पांचवी सूची में नहीं डाला गया, तो राष्ट्रपति महोदय ऐसे ऐसे क्षेत्रों को चुन के पांचवी सूची में डालेंगे। और वहीं पे बात आती है अनुसूचित जनजाति की, तो वैसे लोग जो कि 1950 के पहले आदिवासी थे, नो डाउट 1950 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर आया तो बहुत सारे एसटी को जोड़ा गया, वही वर्तमान के समय में भी एसटी रहेंगे। और वैसे लोग, अगर बात होती है जम्मू कश्मीर के कथित उच्च श्रेणी के जो लोगों को कहा जाए हायर कास्ट के लोगों को अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा देने की, तो 1950 के पहले जो ऑर्डर निकले थे, जो जनजाति के रूप में नोटिफाइड रहे होंगे, एबोरिजिन के रूप में नोटिफाइड रहे होंगे, अंग्रेजों ने नोटिफाइड किया होगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर के उन्हीं लोगों को ही एसटी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। बाकी उच्च श्रेणी के लोगों का अगर नाम उसमें नहीं है, उनका कहा जाए कि नोटिफिकेशन में उनकी जाति का नाम नहीं है, तो उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो रहा है, पूरे देश भर में यही हाल है। कहीं ना कहीं जो अन्य जाति के लोग हैं जो कि 1950 के पहले अगर आदिवासी में नहीं थे, तो उनको 1950 के बाद में भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल सकता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान इजाजत देता है हमको शांतिपूर्वक रैली धरना प्रदर्शन करने की। संविधान का अनुच्छेद 13(1) और 13(2) साफ साफ ये बोलता है कि 1950 के पहले ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश विधानमंडल में बने हुए कानून जो कि आज भी लागू है, अगर उसमें संशोधन होता है, तो अगर शांतिपूर्वक रैली धरना प्रदर्शन करते हैं
तो वो संशोधन को आपको शून्य करना पड़ेगा। या फिर 1950 के बाद में कोई भी कानून संसद और विधानमंडल बनाती है तो संविधान 13(2) के तहत ये पावर हमको प्राप्त है कि शांतिपूर्वक तरीके से रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन अगर हम करते हैं तो सरकारों को वो जो संशोधन है पूरी तरह संशोधन पूरा का पूरा 1950 के बर्बाद बना हुआ पूरा का पूरा कानून ही शून्य हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमको शांतिपूर्वक रैली, धरना, प्रदर्शन करने की इजाजत है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, शांतिपूर्वक तरीके से जो उच्च श्रेणी के अनुसूचित जनजाति उच्च श्रेणी के जो लोगों हैं, हायर कास्ट के लोग हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। कहा जाए कि बिल लाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोट बैंक के चलते कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो हमको मतलब कि वोट मिलेंगे आने वाले दिन में। तो इसका विरोध लगातार 2 साल से हो रहा है। लेकिन 2 साल से लगातार विरोध होने के बाद भी लोकतांत्रिक तरीके से, चूंकि लोकतंत्र कह रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका गला दबाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोलता है। जैसे कि वर्तमान के समय में एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि हमारे आरक्षण को लेके हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा में एक प्रदर्शन हुआ था शांतिपूर्वक तरीके से आरक्षण को लेके। तो वहां पे धारा 144 लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि लोकतांत्रिक तरीके से रैली, धरना, प्रदर्शन करना हमारा कहा जाए कि संवैधानिक अधिकार है। अगर हमको लोकतांत्रिक तरीके से रैली, धरना, प्रदर्शन करने से रोका जाएगा तो ये लोग जो है, आम जनता जो है, वो कुकर की तरह फट सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो 144 धारा लगा दी जाती है, इस पे कमेंट किया था। और वर्तमान के समय में भी जम्मू कश्मीर में इस तरह की चीजें हो रही है, तो तत्काल सॉल्यूशन ये होनी चाहिए कि देश भर के लोगों को, चूंकि हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है, तो देश भर के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि चूंकि हो सकता है कि आज उनके साथ में मुसीबत है, कल को हमारे साथ में भी ये चीजें हो सकती है। तो सारे देश भर के लोगों को संवैधानिक तरीके से कहा जाए कि प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। ये जो बिल अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं ये एसटी ऑर्डर पे जम्मू कश्मीर के लिए, इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्वेश्चन में आप चाहे तो शांतिपूर्वक तरीके से रैली, धरना, प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करनी है तो एक जो इजी सॉल्यूशन मैं कहती हूँ कि ज्ञापन के माध्यम से आप इस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, किसी भी बिल पे, किसी भी एक्ट पे, या किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है उस पे, चूंकि संविधान हमको इसकी इजाजत देता है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर वहां पे प्रश्न उठाने नहीं दिया जा रहा है कानूनों पे, तो मैं उनसे, या फिर उनके जो मिलने वाले हैं, या फिर जो समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ पूरे देश भर के आदिवासी समुदाय से कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पिटीशन डालने की आवश्यकता है। पिटीशन में ये बात साफ मेंशन करनी चाहिए कि 1950 में जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, या 1950 में जो शेड्यूल एरिया ऑर्डर जो आया है, उसके अनुसार संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति महोदय को सिर्फ उन्हीं लोगों को शेड्यूल ट्राइब या उन्हीं क्षेत्र को शेड्यूल एरिया बढ़ाने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है, जो कि 1950 के पहले शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब रहे थे, जो कि 1950 के बाद में छूट गए हैं। और वैसे कथित तौर पे अगर कहा जाए कि वोट बैंक के लिए आप किसी को एसटी बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है, गलत तरीका है और संविधान उल्लंघन है। और हर संविधान उल्लंघन पे चूंकि हम कानून संविधान को मानने वाले हैं, मैं अपने देश भर के संविधान कानून को मानने वाले लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हमको जम्मू कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। चूंकि मणिपुर में भी इतनी दुर्घटना हुई, लेकिन हम उनके सपोर्ट में खड़े नहीं रह पाए। ये हमारे समुदाय के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होनी चाहिए। तो वर्तमान के समय में मैं अपने वीडियो का अंत करते हुए, जो कि आरक्षण को लेके लोगों में जो भ्रम पैदा थी कि आरक्षण किस तरह से मिलती है, भीख में मिलती है, मैंने बता दिया कि कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिनके पास में बाप दादाओं की जमीन है, ठीक है, 1950 के पहले से बाप दादाओं की जमीन अगर किसी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के पास में है, तो उनको उसी बाप दादाओं की वजह से ही आरक्षण प्राप्त है। अगर झारखंड से ये कोई मतलब कि कहा जाए कि आदिवासी आके बोले कि राजस्थान में मेरे को यहाँ पे एसटी बनाओ, तो ये कहीं ना कहीं आरक्षण खाने वाली भी बात हो सकती है। जब ये चीजें है एसटी के साथ में, तो जो गैर आदिवासी जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे आके कहे कि नहीं हमको एसटी बनाओ, तो उनको एसटी का दर्जा कैसे मिल सकता है? कहीं ना कहीं एसटी आरक्षण की बात हो, चाहे एसटी बनाने की जो बात हो, इस पे फिर से मैं एक बार लाइव आऊंगी क्लियर करते हुए। लेकिन आज का ये जो लाइव है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के
में जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से जो कानून है उनका विरोध नहीं करने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान का भी गला घोटा जा रहा है। तो मैं आप सभी देश भर के आदिवासी समुदाय से, या फिर कोई जो है जिनको लगता है कि हमारा सेंटिमेंट उनसे है, जो अदर समुदाय भी है, आप उनको सपोर्ट करिए और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध दर्ज करिए। और रैली धरना प्रदर्शन अगर नहीं कर सकते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से तो सीधे सीधे ज्ञापन के माध्यम से जो भी पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे बैठी हुई हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई हैं, राज्यपाल महोदय हैं, कलेक्टर महोदय हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इनको आपको सूचित करने की आवश्यकता है। और अधिकतम तरीके से अगर सहयोग करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ये पिटीशन डालना चाहिए कि 1950 के पहले जो आदिवासी थे उनको ही संविधान के तहत एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, या फिर 1950 में जो आदिवासी है उनको ही एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। 1950 के बाद में जो मतलब कहा जाए कि वोट बैंक के तौर पे किसी को एसटी का दर्जा देना चाह रहे हो उस श्रेणी के लोगों को, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो आज का मेरा लाइव बस इसी मुद्दे पे था। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम करना चाहूंगी। साथ में बने रहिए, अपने आदिवासी समुदाय का सपोर्ट करिए, क्योंकि आज उनके साथ में हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करते रहिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।